हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएच क्लासेस। टुडे वी विल स्टडी द मैक्सवेल इक्वेशन। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने मैक्सवेल के फर्स्ट और सेकंड रिलेशन को प्रूव किए हैं। चलिए देखते हैं अब थर्ड और फोर्थ रिलेशन को आज हम प्रूव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड रिलेशन से। जो मैक्सवेल का थर्ड रिलेशन होता है वह क्या होता है? कर्ल ई इज इक्वल टू माइनस डो बी डिवाइडेड बाई डो टी। जहाँ ई क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, जिसकी यूनिट होती है वोल्ट प्रति मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है जिसका यूनिट क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। और बी क्या होता है? मैग्नेटिक इंडक्शन होता है। मैग्नेटिक इंडक्शन होता है हमारा बी। इट इज बेस्ड ऑन द फैराडे लॉ। हमारा जो मैक्सवेल का थर्ड रिलेशन होता है कर्ल ई इज इक्वल टू माइनस डो बी डिवाइडेड बाई डो टी, वह फैराडे और लेंज के नियम पर बेस्ड होता है। तो चलिए देख लेते हैं इससे पहले फैराडे लॉ और लेंज लॉ। इस इक्वेशन को डिराइव करने से पहले तो देखते हैं फैराडे लॉ। फैराडे ने दो नियम दिए थे जो इस प्रकार है। पहला नियम क्या था? When your conductor is placed in the varying magnetic field and electromotive force is induced। अगर कभी कोई कंडक्टर जो है वह इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जहाँ पर चेंज हो रहे हैं, मतलब कभी कम कभी ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पर कोई कंडक्टर को अगर रखा जाता है तो उस पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाते हैं। मतलब उस अगर किसी कंडक्टर को जो बदलते हुए मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसमें जो है एक फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है जिसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। इफ़ द कंडक्टर सर्किट इज क्लोज्ड अ करंट इज इंड्यूस्ड विच इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। अगर हमारा जो कंडक्टर है वह किसी सर्किट से जुड़ा हुआ है, किसी सर्किट से क्लोज्ड है, तो उस सर्किट में जो है करंट प्रोड्यूस हो जाता है जिसे हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। और हमारा जो मैक्सवेल का सेकेंड लॉ होता है वह क्या कहता है? द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इन अ कॉइल इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द फ्लक्स लिंक्ड। हमारा जो फैराडे का सेकेंड लॉ है वह कहता है कि जो हमारा कंडक्टर उस पर जो करंट प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो रहा है, वह किसके बराबर होता है? उससे जो लिंक्ड फ्लक्स है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स इससे जो लिंक है उसमें जितना परिवर्तन हो रहा है उसी के बराबर होता है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंक्ड। ठीक है, और इसके बाद देख लेते हैं हमारा लेंज लॉ। हमारा लेंज लॉ क्या होता है? द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन सच दैट इट टेंड्स टू प्रोड्यूस अ करंट विच इज अपोज द चेंज इन अ मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूस इट। हमारा जो लेंज का लॉ है वह कहता है कि किसी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो रहे हैं तो यह जो और इसके कारण एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो यह इंड्यूस्ड करंट इस जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है उस परिवर्तन का विरोध करता है, और इसी के कारण ही यह क्या है? करंट जो है प्रोड्यूस हुआ है, तो मतलब जिसके कारण वह प्रोड्यूस हुआ है उसी का विरोध करता है। यह कहता है हमारा लेंज का लॉ। द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन सच दैट इट टेंड्स टू प्रोड्यूस करंट विच अपोज द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूस इट। और इस फैराडे और लेंज की लॉ से हम इस प्रकार से दोनों को मिलाकर लिख सकते हैं। विद हेल्प ऑफ फैराडे एंड लेंज लॉ वी कैन राइट दैट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कैसे लिखेंगे? माइनस नेगेटिव एन डो फाई डिवाइडेड बाई डो टी। यहाँ हमारा एन कांस्टेंट होता है। ये क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, वह किसके बराबर होता है? नेगेटिव साइन लेंज के नियम से आया। और डो फाई क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। जो फ्लक्स है उस पर चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई इज इक्वल टू नेगेटिव एन डो फाई डिवाइडेड बाई डो टी। बाय फैराडे लॉ वी नो दैट द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन अ क्लोज्ड लूप इज गिवन बाई। अगर हम एन को कंसिडर यहाँ पर ना करें तो क्या होगा? इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू माइनस डो फाई डिवाइडेड बाई डो टी। और हम जानते हैं कि हमारा जो फाई होता है, फ्लक्स होता है, वह मैग्नेटिक फील्ड वह जो मैग्नेटिक फील्ड में जो फ्लक्स जनरेट हो रहा है वह इस प्रकार से डिनोट किया जाता है। फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल बी डी एस, वेयर एस इज ए सरफेस हैविंग लूप एस बाउंड्री। हमारा किसी बाउंड्री में जो हमारा जो बी क्या होता है वो क्या होता है? इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो अगर जो हमारा फ्लक्स है वह किस प्रकार से डिफाइंड होगा? फ्लक्स इंड्यूस्ड फ्लक्स इन द सरफेस डी ए सरफेस एस, मतलब किसी सरफेस में जितने मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड हो रहे हैं उसे ही हम फ्लक्स के इज इक्वल लेकर के चलते हैं, और उसे ही यही फ्लक्स का डिफिनेशन है। फ्लक्स इज इक्वल फाई इज इक्वल टू क्या होता है? सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एस, वेयर एस इज अ सरफेस हैविंग अ लूप एस बाउंड्री। ये सरफेस होता है जो इस जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है। तो इसकी मदद से हम इस इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हम मान लेते हैं, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। चलिए अब देखते हैं। Electromotive force can be also found in the calculating the work done in carrying a unit charge complete around loop as। हम जानते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है वह इस प्रकार भी डिफाइन होता है कि किसी सर्किट में एक राउंड किसी चार्ज यूनिट चार्ज को एक राउंड
पूरा कंप्लीट करने में जितना वर्क किया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। इसे इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। अगर कोई लूप डी एल स्मॉल लूप है डी एल लंबाई का, तो इसे हम इस प्रकार से डिफाइन करते हैं, ई इज इक्वल टू क्लोज द लाइन इंटीग्रल ऑफ ई, लाइन इंटीग्रल ऑफ ई, वेयर ई क्या होता है, ई बीइंग इंटेंसिटी ऑफ फील्ड एसोसिएटेड विद इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हमारा ई होता है वह इंटेंसिटी होता है जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो इंड्यूस्ड हो रहा है उससे एसोसिएटेड रहता है, और इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। विद देयर फॉर इक्वेशन व इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, हम देख रहे हैं कि हमारा जो इक्वेशन फर्स्ट है उस पर भी जो लेफ्ट हैंड साइड है वह और राइट हैंड साइड इक्वेशन 2 में जो है वह समान है, तो हमारा जो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्लोज लाइन इंटीग्रल ई इज इक्वल टू नेगेटिव सरफेस इंटीग्रल डो बी डिवाइडेड बाई डो टी, इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि हमारा जो स्टोक्स लॉ है लाइन इंटीग्रल को ट्रांसफॉर्म इनटू सरफेस इंटीग्रल, हमारा जो स्टोक्स लॉ है वह कहता है कि हमारे लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में इस प्रकार से ई को अगर लाइन इंटीग्रल में है तो उसे सरफेस इंटीग्रल में करने पर उसे हम कर्ल ई से गुणा करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा लाइन इंटीग्रल जो सरफेस इंटीग्रल में चेंज हो गया और इस प्रकार से हमें इक्वेशन मिल गया, सरफेस इंटीग्रल कर्ल ई इज इक्वल टू नेगेटिव सरफेस इंटीग्रल डो बी डिवाइडेड बाई डो टी। इस दिस इक्वेशन मस्ट बी ट्रू फॉर सरफेस एनी सरफेस विद स्मॉल आर लार्ज इन द फील्ड, therefore the two vectors in the integrands must be equal to the zero at every point। ठीक है, अब हमारा जो इक्वेशन मिला है वह किसी भी सरफेस के लिए ट्रू होगा। तो अगर यह सभी सरफेस के लिए ट्रू होगा तो इससे हम निकाल सकते हैं कि हमारा जो इंटीग्रेंट है वह भी इज इक्वल बराबर ही होगा। अगर ये जो इक्वेशन है किसी भी सरफेस के लिए ट्रू है तो इसका जो इंटीग्रेंट होगा वह भी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेंट को कर्ल ई इज इक्वल टू माइनस डो बी डिवाइडेड बाई डो टी, और इसे इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है कर्ल ई इज इक्वल टू माइनस डो बी डिवाइडेड बाई डो टी। और यही हमारा जो है मैक्सवेल का थर्ड रिलेशन है, इसे हम जिसे हम प्रूव कर रहे थे, यही हमारा प्रूफ है। तो यहाँ पर क्या है, ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, बी मैग्नेटिक इंडक्शन होता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं हमारा मैक्सवेल का फोर्थ रिलेशन। हमारा जो मैक्सवेल का फोर्थ रिलेशन वह क्या होता है, कर्ल एच इज इक्वल टू जे प्लस डो डी डिवाइडेड बाई डो टी। हमारा जो एच होता है वह क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है जिसका यूनिट होता है एम्पियर प्रति मीटर, और जे होता है वह करंट डेंसिटी होता है जिसका यूनिट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर क्यूब लिख गया है वो मीटर स्क्वायर होगा, और डी क्या शो करता है, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। हमारा जो मैक्सवेल का फोर्थ रिलेशन है वह एम्पियर्स लॉ पर बेस्ड होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि पहले एम्पियर लॉ क्या होता है। द एम्पियर लॉ, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग अ क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू द करंट डिस्ट्रीब्यूशन पासिंग थ्रू दैट लूप। हमारा जो एम्पियर लॉ होता है वह इंटीग्रल फॉर्म में कैसा होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच होता है उसका जो लाइन इंटीग्रल लेने पर वह करंट डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी सरफेस में जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन जे डी एस, किसी सरफेस मान लेते हैं डी एस, उस पर जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है जे उसके बराबर होता है, उसके बराबर होता है। तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्लोज लाइन इंटीग्रल एच इज इक्वल टू म्यू नॉट सरफेस इंटीग्रल जे। हमारा जो म्यू होता है, म्यू नॉट होता है वह एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो इसे हम, और हमारा जो आई है उसे हम इस प्रकार से भी डिफाइन करते हैं, आई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल जे डी एस। हमारा किसी सरफेस डी एस सरफेस में अगर करंट डेंसिटी जे है तो उस पर टोटल चार्ज को आई से हम डिनोट करते हैं। तो इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और चलिए देख लेते हैं हमारा जो एम्पियर लॉ है वह डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। हमारा जो एम्पियर लॉ है वह डिफरेंशियल फॉर्म में इस प्रकार से लिखा जाता है, कर्ल एच इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। हमारा जे क्या होता है, करंट डेंसिटी होता है। तो चलिए देख लेते हैं, अब प्रूव करते हैं हमारा मैक्सवेल के फोर्थ रिलेशन को। फोर्थ रिलेशन क्या है, कर्ल एच इज इक्वल टू जे प्लस डो डी डिवाइडेड बाई डो टी। एम्पियर लॉ इन सर्किटल फॉर्म यील्ड दिस इक्वेशन, क्या कहते हैं, हम एम्पियर का लॉ है सर्कुलर फॉर्म में यील्ड दिस इक्वेशन को प्रोड्यूस करता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द वर्क डन इन कैरिंग यूनिट चार्ज ऑफ मैग्नेटिक पोल वंस अराउंड अ क्लोज्ड आर्बिट्री पाथ लिंक्ड विद करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय। वह हमारा जो एम्पियर का सर्किटल लॉ है वह क्या कहता है कि किसी यूनिट चार्ज को किसी पोल से किसी सर्किट में किसी आर्बिट्री पाथ में किसी क्लोज्ड आर्बिट्री पाथ में एक राउंड कंप्लीट करने में जितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की ज़रूरत होती है उससे लिंक्ड करंट को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा इंटीग्रल फॉर्म में जैसे रिप्रेजेंट करते हैं वही है यहाँ पर दिया गया है, लाइन इंटीग्रल ऑफ एच डी एल इज इक्वल टू आई, और आई को हम क्या जानते हैं, सरफेस इंटीग्रल जे के बराबर होता है।
where the integration on the right is taken over the surface through which the charge flow correspond to the current I take place। और हमारा क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड, हमारा यही शो करता है कि हमारा जो राइट हैंड साइड में जो इंटीग्रेशन है आई आई हमारा जो करंट है वो क्या शो करता है इंटीग्रेशन जे डी एस को ही शो करता है। ठीक है, नाउ चेंजिंग द लाइन इंटीग्रल इनटू सरफेस इंटीग्रल बाय द स्टोक्स थ्योरम। हमारा जो इक्वेशन है इस पर लाइन इंटीग्रल है, इस साइड में जे एच साइड में जो लाइन इंटीग्रल है उसे हम सरफेस इंटीग्रल में चेंज करेंगे तो क्या होता है लाइन इंटीग्रल का सरफेस इंटीग्रल से चेंज करने पर क्या करते हैं कर्ल का गुणा करते हैं स्टोक्स लॉ से। तो हमारा जो इक्वेशन है वह क्या बन जाएगा सरफेस इंटीग्रल कर्ल एच इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल जे। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कर्ल एच इज इक्वल टू जे लिख सकते हैं। द एबव इक्वेशन डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ एम्पियर लॉ। हमारा ये जो इक्वेशन है वह एम्पियर लॉ के बेसिस पर डिराइव होता है। स्टैंड्स फॉर स्टडी क्लोज्ड करंट बट, यह क्या होता है यह किसी क्लोज्ड करंट जहाँ पर जो करंट है वह वेरी नहीं कर रहा है उसके लिए वह सत्य है। बट फॉर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह चेंज करता है द करंट डेंसिटी शुड बी मॉडिफाइड। हमारा जो करंट डेंसिटी जे होता है वह मॉडिफाइड होता है। The difference with above equation is that if take divergence of the above equation, अगर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह वेरी करेगा तो हमारा जो करेंट डेंसिटी है वह भी वेरी करेगा। और अगर हम इस इक्वेशन का अब डाइवर्जेंस लेकर देखते हैं वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम डाइवर्जेंस लेते हैं तो क्या मिलता है डाइवर्जेंस कर्ल एच। अगर हम इस लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो डाइवर्जेंट कर्ल एच इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा क्योंकि डाइवर्जेंस और कर्ल एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो हमारा यहाँ से क्या मिलेगा डाइवर्जेंस और राइट हैंड साइड में क्या होगा डाइवर्जेंस जे इज इक्वल टू भी जीरो प्रोड्यूस होगा। ठीक है, विच कॉन्फ्लिक्ट दैट द इक्वेशन ऑफ द कंटिन्यूटी। और हम जानते हैं कि हमारा जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी अगर जे इज इक्वल टू डाइवर्जेंस जे इज इक्वल टू जीरो होगा तो हमारा जो इक्वेशन कंटिन्यूटी है वह तो गलत सिद्ध हो जाएगा। हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो प्रीवियस लेक्चर में हमने देख लिया है वो क्या होता है डाइवर्जेंस जे इज इक्वल टू माइनस डो पी रो डिवाइडेड बाई डो टी। यह तो हमारा अगर यह इक्वेशन सही है तो हमारा ये जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वह गलत हो जाएगा। दे आर फॉर द मैक्सवेल रिलीज्ड दैट द डिफिनेशन ऑफ द टोटल करंट। इसीलिए हमारा जो मैक्सवेल है उन्होंने जो टोटल करंट जो आई है उसके लिए एक नया डिफिनेशन दिया किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए। हम ये जो इक्वेशन डिराइव करें वो किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के है तो इसी प्रकार से मैक्सवेल ने जो करंट डेंसिटी इनकम्प्लीटेड सजेस्टेड समथिंग, जो मैक्सवेल है उन्होंने जो करंट डेंसिटी जे है उस पर कुछ ऐड करने के लिए सजेशन दिया जिसके अनुसार से क्या होता है हमारा जो कर्ल एच इज इक्वल टू क्या मिलता है जे प्लस जेड एस मिलता है। हमारा जो जेड एस है उसे हम आगे देखेंगे कि जेड एस क्या होता है। नाउ टेकिंग द डाइवर्जेंस ऑफ एवर इक्वेशन, अब हम इस हमारे जो इस इक्वेशन है इसका डाइवर्जेंस मिलेगा डाइवर्जेंस कर्ल एच इज इक्वल टू डाइवर्जेंस जे प्लस डाइवर्जेंस जेड एस। और ये इस साइड तो हमारा जीरो हो जाएगा, इधर मिलेगा डाइवर्जेंस जे प्लस डाइवर्जेंस जेड एस। तो यहाँ से क्या मिलेगा डाइवर्जेंस जेड एस इज इक्वल टू माइनस डाइवर्जेंस जे। और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हम जानते हैं कि डाइवर्जेंस जे नेगेटिव डाइवर्जेंस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डो रो डिवाइडेड बाई डो टी। वी नो दैट, और हम जानते हैं कि रो क्या इज इक्वल टू क्या होता है डाइवर्जेंस डी के बराबर होता है। डाइवर्जेंस डी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा डी क्या होता है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो इससे हम जानते हैं कि डाइवर्जेंस रो इज इक्वल टू डाइवर्जेंस डी होता है। पुटिंग दिस वैल्यू इन द इक्वेशन ऑफ द डाइवर्जेंस जेड एस वी गेट, हम अगर हम इस रो की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा जो डाइवर्जेंस जेड एस है उसकी वैल्यू क्या मिलेगा डाइवर्जेंस जेड एस इज इक्वल टू डो बाई डो टी डेल डॉट डी। इस प्रकार से हमारा ये इक्वेशन मिल गया डाइवर्जेंस जेड एस इज इक्वल टू डो डेल डॉट डो डी डिवाइडेड बाई डो टी। हेंस यहाँ से क्या मिल सकता है हमारा अगर डेल को हटा देंगे तो जेड एस इज इक्वल टू डो डी डिवाइडेड बाई डो टी। हमारा जो जेड एस है वह क्या शो करता है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट में टाइम के रिस्पेक्ट में जो टाइम रेट ऑफ चेंज होता है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट उसे जेड एस शो करता है। देयरफॉर द मैक्सवेल फोर्थ रिलेशन कैन बी ब्राइटनेस। अब हम यहाँ से हमारी जेड एस की वैल्यू मिल गई तो हमारा जो मैक्सवेल की इक्वेशन क्या हो रहा था यहाँ पर हमने जो मैक्सवेल की इक्वेशन निकाला है जिसे हमने इक्वेशन नाम 4 दिया है कर्ल एच इज इक्वल टू जे प्लस जेड एस। यहाँ पर जो जेड एस है उसकी वैल्यू हम पुट ले जाकर रख देंगे तो क्या मिलेगा हमारा क्या मिलेगा कर्ल एच इज इक्वल टू जे प्लस डो टी डिवाइडेड बाई डो टी। और हमारा यही क्या है हमारा मैक्सवेल का फोर्थ रिलेशन है। यहाँ पर जो जेड एस क्या होता है यहाँ पर जो जेड एस होता है वह जेड एस क्या शो करता है किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में क्या होता है जो करंट होता है वह दो फॉर्म में होता है। पहला तो फ्री चार्ज के फॉर्म में और दूसरा दूसरा क्या होता है पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी होता है। हमारा जो जे क्या होता है जो फ्री चार्ज डेंसिटी होता है को शो करता है और हमारा जेड एस क्या होता है
पोलर चार्ज डेंसिटी को शो करता है। किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जो करंट होते हैं वह दो फॉर्म में स्टोर होते हैं, एक तो फ्री चार्ज के रूप में और दूसरा पोलर जिन चार्जेस का पोलराइजेशन होता है वो पोलर चार्जेस के रूप में। तो हमारा जो जेड एस है वह पोलर चार्ज डेंसिटी को शो करता है और इस प्रकार से उसकी वैल्यू क्या मिलती है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। तो इस प्रकार से हमारा मैक्सवेल का फोर्थ रिलेशन प्रूफ होता है। अब आगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि मैक्सवेल इक्वेशन को इंटीग्रेशन फॉर्म में क्या होता है। आई होप आज क्लास आप सभी को समझ आया होगा। धन्यवाद।